हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज के जो मैंने सवाल लिए हैं वो जीके जीएस के सवाल लिए हैं। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आज की जो क्लास ली है मैंने वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शून्य का व्यवस्थित गणितीय प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए कितना टफ प्रश्न है। ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग बहुत ध्यान से। प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में शून्य का व्यवस्थित गणितीय प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्टीय, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी लीलावती। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। भारत में शून्य का व्यवस्थित गणितीय रूप सर्वप्रथम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में प्रयोग किया गया था, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने करी थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1793, ऑप्शन डी है 1813। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था बताएंगे आप लोग? 1784। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 4 है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे बड़ा लवणीय या खारा जल की जो झील है वो कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी बूलर, ऑप्शन डी लोनार झील। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। चिल्का झील जो है भारत में सबसे बड़ी लवणीय खारी झील है, या खारे पानी की झील है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी और यूपीआरओ में पूछा गया सवाल है ये। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर पड़ा था बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है कपास। तो ऑप्शन नंबर बी गेहूं इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था ऑप्शन नंबर बी गेहूं पर पड़ा था। गेहूं की जो पैदावार में जो वृद्धि हुई थी वो 500% से अधिक वृद्धि हुई थी। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन है? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लक्षद्वीप किस प्रकार की द्वीपीय संरचना है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी है प्रवाल, ऑप्शन सी है डेल्टा, ऑप्शन डी है अवसादी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रवाल या कोरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो लक्षद्वीप बना है हमारा वो प्रवाल या कोरल से बना हुआ है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 है हमारा। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बताएंगे रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1920। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 9 है हमारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताएंगे आप लोग कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, संसद। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे हम कैग बोलते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 10 है हमारा। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा सही? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क करेंगे आप इस प्रश्न के लिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था वो आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए आप लोग स्टार मार्क करते जाएंगे और इनको बिल्कुल याद कर लेंगे, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 368, ऑप्शन डी है 324। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा, 280। तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 13 है हमारा। क्या कहता है प्रश्न संख्या 13? वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। दोस्तों आज के जो प्रश्न लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। एक एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। मोस्टली ये वाली जो वीडियो बनाई जा रही है क्लास उत्तर प्रदेश होमगार्ड की और यूपीएसआई को लेकर है। जीके जीएस आप किसी भी एग्जाम में पढ़ेंगे, जीके जीएस सेम ही आने वाली है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट आता है। तो जो मैंने जो लेवल ले रखा है वो एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ हमारी जो प्रश्न हैं सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रही हमारी तो हमारी वीडियो को आप शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा 13 है। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है इसका क्या, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है अयन मंडल। तो ओजोन परत किस परत में स्थित होती है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, समताप मंडल। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में स्थित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 14 है हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी,
ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो जो इस प्रश्न का आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन का दिया था 1942 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क करेंगे। तो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए दिया है 545, ऑप्शन बी है 552, ऑप्शन सी है 530, ऑप्शन डी है 500। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, 552 लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है हो सकती है वो है 552। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 16 है हमारा। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारा, इसका नाम क्या है हमारा? दामोदर। तो दामोदर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित होगी? ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है वो हमारा लॉजिकली होता है, जैसा कि हम नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर कर इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन ना भी आता होता है तो हम उसको लॉजिकली भी हल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। मोनालिसा चित्रकला के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी है पिकासो, ऑप्शन डी है राफेल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा जो चित्रकला थी इसके रचयिता थे, या फिर इन्होंने ही इस चित्र को डिजाइन किया था। बड़ा फेमस चित्र है मोनालिसा का, आप लोग इस याद कर लेंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 18 है हमारा। चंद्रयान-3 जो मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का जो प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साइंस एंड टेक के प्रश्न माने जाते हैं। तो चंद्रयान-3 जो उसका जो मिशन हुआ था किस वर्ष सफल हुआ था? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। तो क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हमारा 2023। ठीक है, 2023 में चंद्रयान-3 जो मिशन हुआ था हमारा वो सफल हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 19 है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, जिन प्रश्न पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 5। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी भाग 4A में दिए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 20 है हमारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए दिया है लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है कराची। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और किस शहर में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आप लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन 21 है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो ब्लू क्रांति है वो किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन। यह जो मछली उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 22 है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1672, ऑप्शन बी है 1674, ऑप्शन सी है 1776, ऑप्शन डी है 1680। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1674। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है, या जेनेवा में है, या लंदन में है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, जेनेवा। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि विकास, ऑप्शन बी है औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी है शिक्षा विस्तार, ऑप्शन डी है परिवहन विकास। तो जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, औद्योगिक विकास। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 25। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम 15 या 20 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1748, ऑप्शन डी 1773। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था? हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बताएंगे आप लोग। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1935 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, 1 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28 है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, नदी परियोजना, खनन या उद्योग। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, नर्मदा। तो नर्मदा क्या है? हमारी एक नदी है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा लॉजिकली वो नदी परियोजना होगा, और वैसे भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या बैठेगा? हमारा नदी परियोजना से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी ताम्र युग, ऑप्शन डी मध्य युग। ठीक है, तो गुप्त काल में सर्वाधिक क्या चले थे? स्वर्ण के सिक्के चले थे, तो उसी से हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 30। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 31 है हमारा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बताएंगे आप लोग। ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल थी।
ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 32। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है वेरी, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। स्कर्वी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और विटामिन ए की कमी से बताएंगे आप लोग तो क्या इसका सही आंसर बैठता? रिकेट्स। और ऑप्शन बेरी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो जो इस प्रश्न का आंसर बैठेगा वो स्कर्वी बैठेगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन बी दिया 1884, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1890। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी। और किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 35 है। कृषि मूल्य आयोग का नया नाम क्या है? कृषि मूल्य आयोग का नया नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय कृषि परिषद, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो कृषि मूल्य आयोग का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि मूल्य आयोग का नया नाम है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 38। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1959। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए आप लोग। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 39 है हमारा 39। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्या, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी हिमालय। तो माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि कहाँ है? हमारी राजस्थान में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो हमारा भारत प्यारा भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ था? वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 41 है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट की
अवधारणा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, हॉटस्पॉट की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी माइकल फे, ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन डी जेम्स लेवलॉक। तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन मायर्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काला पानी दंड किस स्थान से संबंधित है? जो काला पानी की पहले जेल होती थी वो कहाँ के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए सेलुलर जेल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी आगरा किला, ऑप्शन डी तिहाड़ जेल। तो ऑप्शन नंबर ए सेलुलर जेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो काला पानी की जेल की सज़ा होती थी वो कहाँ पर है? काला पानी वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काला पानी दंड किस स्थान से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। ठीक है, 42 से 43 क्वेश्चन हमारे सेम ही है, तो इस प्रश्न का भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सेलुलर जेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अनुसूचियां थी 8, अब 8 से बढ़कर हो गई हैं 12। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 45 प्रश्न क्या कह रहा है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी इंकलाब जिंदाबाद। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था वो जय जवान और जय किसान का दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 47 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है, या नीति आयोग करता है? तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 48 क्या कह रहा है प्रश्न? भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। क्या प्रश्न है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1773 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है 1935 का अधिनियम को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 49 है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।